कक्षा 8 के मेरे प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं मनीष कुमार मिश्र सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को प्रमिति नामक पुस्तक से और सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित बस की यात्रा नामक पाठ पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप सभी को सबसे पहले और नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपको हरिशंकर परसाई जी के जीवन के विषय में संक्षेप में आप सभी को जानकारी प्रदान करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इनके जीवन से संबंधित एक दो प्रश्न भी हम आप सभी से पूछेंगे। बच्चों, हरिशंकर परसाई हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को ग्राम जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इनकी बचपन से ही लेखन में विशेष रुचि थी। लेखन में विशेष रुचि होने के नाते इनका अध्यापन कार्य और लेखन साथ साथ ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था, इसलिए इन्होंने अध्यापन से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य में रम गए। बच्चों, हरिशंकर परसाई हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं। व्यंग्य लेखन में उन्हें प्रवीणता प्राप्त है। समाज, राजनीति, धर्म आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को उन्होंने अपने व्यंग्य लेखन से व्यक्त किया है। उनके व्यंग्य अत्यंत चुटीले एवं प्रभावकारी होते हैं तथा उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना है। जो सिस्टम में जो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं उन गड़बड़ियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना भी हरिशंकर परसाई जी का उद्देश्य रहा है। अब बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। काजल, आप ये बताइए कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न उत्कर्ष आपसे। उत्कर्ष, आप ये बताइए कि इन्होंने किस विषय से एमए की परीक्षा पास की? एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। बताइए किस विषय से इन्होंने उत्तीर्ण की? वेरी गुड, इन्होंने हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बच्चों, अब हम इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के विषय में आपको जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि जब तक हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, हम पाठ को सरलता से समझ पाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। फिर अगला प्रयाण, प्रयाण माने प्रस्थान या मरना। अंत्येष्टि, दाह संस्कार। इत्तफाक, संयोग। उत्सर्ग, शरीर से बाहर निकला हुआ द्रव्य। दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले। कष्ट, परेशानी। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। इत्मीनान यानी तसल्ली से। निमित्त, निमित्त माने कारण। लुभावने, मन को भाने वाले। रंक, गरीब। बेताबी माने बेचैनी। तो बच्चों, आपने इस पाठ के जो कठिन शब्द थे, उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपने जाना। अब हम सीधे बस की यात्रा व्यंग्य रचना पर आते हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बस की यात्रा कर रहे लेखक ने अपने अनुभवों को बताते हुए व्यंग्य किया है कि जिस प्रकार हम बस में बिना उनकी हालत देखे चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार जीवन रूपी बस में भी सवार होकर चले जा रहे हैं। बिना जीवन रूपी बस में मरम्मत किए बगैर मनुष्य भी जीवन रूपी बस की अनेक खराबियों को नज़रअंदाज कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में तो खतरा भी होता है। बच्चों, हम अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुणों आदि का उचित विकास करें, तभी हम जीवन रूपी बस में आनंदपूर्वक यात्रा कर सकेंगे। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इस व्यंग्य कहानी का आनंद लेते हैं। बच्चों,
लेखक के 5 मित्रों ने निश्चय किया कि शाम 4 बजे वाली बस से चलें। पन्ना से इसकी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। 5 मित्रों में से 2 को सुबह काम पर उपस्थित होना था। इस बस से वह सभी सुबह तक घर पहुंच सकते थे। ऐसे में सभी ने इसी बस से चलने का निश्चय किया। हालांकि लोगों ने उनको सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक व्यंग्यपूर्वक कहता है कि बस बहुत वयोवृद्ध अर्थात बहुत पुरानी है। वयोवृद्ध माने क्या होता है? बहुत बूढ़ा। तो वो मतलब व्यंग्य करता है कि यह बस जो है वो बहुत वयोवृद्ध है। बस की हालत को देखकर स्पष्ट रूप से लगता था कि यह बस अपार अनुभवी है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक ने फिर पूछा कि क्या यह बस अपने आप चलती है? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, बिल्कुल अपने आप ही चलेगी। लेखक को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी बसें भी चलती हैं। तभी लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक अपने मित्रों के साथ उस बस पर बैठ गए और जो छोड़ने आए थे वे उस बस की हालत को देखकर इस तरह देख रहे थे जैसे वह अंतिम विदा दे रहे हों। बच्चों, अब आप सभी इस बस की क्या क्या विशेषता थी, उन विशेषताओं के बारे में जानिए। इंजन स्टार्ट होते ही लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है। खिड़कियों से कांच के शीशे गायब थे और जो थे उनसे बचकर रहना था। लेखक खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए। जैसे ही बस चली, लेखक को लगा कि निश्चय ही बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले चुकी है, क्योंकि हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर पता ही नहीं चल पा रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली से डालकर अंदर भेजने लगा। लेखक ने सोचा कि कुछ देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह पर दूध की शीशी लगाती है। लेखक को अब बस पर बिल्कुल भी भरोसा न रहा। लेखक घबरा रहा था। रास्ते के हर पेड़ को वह अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ उसको देखता तो उसको लगता कि कहीं बस इससे टकरा ना जाए। झील दिखती तो उसको लगता कि कहीं बस इसमें गोता न लगा जाए, यानी कहीं इसमें गिर ना जाए। अचानक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने अनेक उपाय किए पर वह नहीं चली। कंपनी का हिस्सेदार कह रहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास है साहब, पता नहीं आज क्या हुआ। लेखक को वह बस एक वृद्धा के समान लगी। वृद्धा जानते हैं? वृद्धा माने कोई बूढ़ी औरत जो है उसको वृद्धा कहते हैं, जो थक कर बैठ गई हो। उसने सोचा कि कहीं उसके रास्ते में प्राण निकल गए तो इसका क्रियाक्रम भी करना होगा। खैर, कुछ प्रयास के बाद बस चली, लेकिन उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे उस वृद्धा समान बस की आंखों की रोशनी जाने लगी, अर्थात उसकी लाइटें जलना बंद हो गईं। जो लाइटें जल रही थी आगे, हेडलाइट, वो भी जलना बंद हो गईं। आगे पीछे जब भी कोई गाड़ी आती दिखती तो वह ड्राइवर उसको एकदम किनारे खड़ी कर देता। जैसे ही बस जो है वो एक पुलिया के ऊपर पहुंची। पुलिया जानते हैं? पुल जो होता है, पुल का जो छोटा रूप होता है उसको पुलिया कहा जाता है। तो जैसे ही एक पुलिया के ऊपर बस पहुंची, एक टायर पंचर हो गया। बस बहुत तेज झटके के साथ रुक गई। ऐसे में लेखक ने पहली बार बड़े आदर और श्रद्धा से कंपनी के हिस्सेदार को देखा। बस की ऐसी गंभीर हालत होने के बाद भी वह जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। लेखक ने विचार किया कि इस आदमी के साहस और
बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उसने सोचा कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और सभी यात्री मर जाते तो देवता बाह पसारे इस महान आदमी, कौन महान आदमी, वेरी गुड, वही जो उसका मालिक था, उस महान जो हिस्सेदार था उसका, महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस को पुनः चलाया गया। लेखक को लगता था अब वह पन्ना क्या कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इसी पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल, इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, ये बिल्कुल तय कर लिया लेखक ने। और जैसे ही उसके मन में यह विचार आया तो जो तनाव था अंदर का, वो सारा तनाव खत्म हो गया। सभी मित्रगण बड़े आराम से घर की तरह बैठ गए और आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक जो है वो करने लगे। तो बच्चों, इस तरह इस व्यंग्य रचना का अंत हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें जीवन रूपी बस की मरम्मत करते रहना चाहिए। उसकी खराबियों को नज़रअंदाज करके हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। बच्चों, जीवन जीना भी बड़ा कठिन होता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक आदि के द्वारा संपन्न होना चाहिए। और जब हम इन सब चीज़ों से पूर्ण होंगे तभी हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर इन गुणों को विकसित करते रहना चाहिए, जिससे हम इस जीवन रूपी बस में बैठकर अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आपने पाठ को पढ़ा और समझा होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जिनका उत्तर जो है वो आप सभी को देना है। सात्विका, आप ये बताइए, 5 मित्र कितने बजे की बस से चले? वेरी गुड, 4 बजे की बस से चले। अगला, अथर्व, आप बताएंगे, बस का हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था? बिल्कुल सही जवाब, एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। फिर अगला प्रश्न, पेट्रोल की टंकी में क्या हो रहा था? मानसी, आप बताइए, पेट्रोल की टंकी में क्या हो रहा था? हाँ, वेरी गुड, उसके छेद से तेल निकल रहा था। पेट्रोल की टंकी में जो छेद हो गया था उससे तेल निकल रहा था। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल लाखन आपसे, आप ये बताइए, बस कैसी रास्ता टटोल कर चल रही थी? यानी रात कैसी थी? बिल्कुल सही जवाब, चांदनी रात थी। चांदनी रात में बस जो थी वह रास्ता टटोल कर चल रही थी। अंतिम प्रश्न है, बस का टायर कहाँ पंचर हुआ? मेघना, आप बताएंगे, बताओ मेघना, कि बस का टायर कहाँ पंचर हुआ? बिल्कुल सही जवाब, एक पुलिया के ऊपर जाकर बस का टायर पंचर हो गया। अब बच्चों, हम आपसे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे जिनमें 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। हम आपको तीनों ऑप्शन भी बताएंगे और तीनों ऑप्शन को सुनकर आपको उत्तर देना है। सबसे पहले दिव्यांश, ये बताइए, उनमें से कितने लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था? 5 को, 2 को या 3 को? 2 को, बिल्कुल सही जवाब। फिर अगला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, यह बात किसने कही? निमिषा, आप बताएंगी, इस प्रश्न का उत्तर आप देंगी। डॉक्टर मित्र ने, छोड़ने आए लोगों ने, या बस कंपनी के हिस्सेदार ने? बिल्कुल सही जवाब, बस कंपनी के हिस्सेदार ने। अगला, अनुष्का, आप बताइए, बसों की खिड़कियों के कांच कैसे थे? कम बचे थे, बिल्कुल नहीं थे, ज्यादा थे? कम बचे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अगला, माधवराम, आप ये बताइए, बस की रफ्तार कितने मील हो गई थी? बिल्कुल सही जवाब, बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। अगला, सृष्टि, आप ये बताइए, बस में इत्मीनान से घर की तरह बैठने के बाद क्या चालू हो गया?
बिल्कुल सही जवाब, हंसी मजाक। तो बच्चों, आज आपने हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित पस की यात्रा नामक यह पाठ पढ़ा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस पाठ को भली भांति समझा होगा। मैंने जो आपसे इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न पूछे, आप लोगों ने उनका बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया। इसी पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपसे कल फिर पूछूंगा, इसलिए आप लोग इस पाठ को एक बार पुनः जाकर पढ़ें और समझें। आज के लिए इतना ही, कल आप सभी से पुनः मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।